आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण का एक विषय है विशेषण, जो आपके प्रथम पाठ के अंतर्गत उसके अभ्यास में आया हुआ है। गुणवाचक विशेषण, उसमें विशेषण की चर्चा की गई है, तो आप सभी को विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। विशेषण क्या है? सबसे पहले तो विशेषण का हमें पता कैसे चलेगा और विशेषण हमें आएगा कैसे? विशेषण के ज्ञान से पूर्व, विशेषण के ज्ञान से पहले, विशेषण के आने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए संज्ञा का। संज्ञा क्या चीज़ है? सर्वनाम क्या है? व्याकरण के अंदर हर एक विषय एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप संज्ञा जानते हैं तो सर्वनाम आपको आएगा, नहीं तो यदि आपको संज्ञा ही नहीं पता है तो सर्वनाम नहीं आएगा आपको। और सर्वनाम का तब सर्वनाम और संज्ञा दोनों आते होंगे तब आपको विशेषण का पता चलेगा, और यदि विशेषण आता होगा तो तब आपको क्रिया विशेषण का पता चलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे वर्ण है, वर्णों से वह शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो वर्ण नहीं आएंगे तो उच्चारण स्थान नहीं पता चलेगा, वर्ण नहीं आएंगे तो संधि नहीं आएंगे आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्याकरण के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको विशेषण शब्द के बारे में बताऊंगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आज बड़े मोटे तौर पर हर बच्चा, यानी विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, मेरे हिसाब से थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है ये। तो फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं मार खा जाता है इसमें। कारण क्या होता है? बच्चा अच्छी तरह से परिभाषाएं याद कर लेता है, बच्चा अच्छी तरह वेदों के नाम याद कर लेता है, परंतु वो ये नहीं समझ पाता कि यह जो शब्द है वो किस भेद का है, यह किस प्रकार के भेद का है, उपभेद का है, इसको मैं किसके अंदर जाकर के रखूं, ये निश्चित में आएगा, अनिश्चित में आएगा, किस में जाएगा, कौन सा भेद जाएगा। तो उसको बड़ी समस्याएं होती हैं इस दौरान। तो आज आज छोड़िए, परिभाषाओं को छोड़िए, हम सिर्फ मोटे तौर पर समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। जिस प्रकार से गणित और मैथ समझा जाता है उसी प्रकार से आपको ये भी समझना है। देखिए विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण एक विशेषता है। विशेषता क्या होती है? क्वालिटी। यदि आप किसी आदमी के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी जानवर के अंदर, किसी पशु के अंदर, किसी के अंदर भी कोई वस्तु, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर मिलती है। और विशेषता दोनों प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की। तो हमें अभी क्या समझना है? सिर्फ विशेषण के बारे में जानना। और विशेषण क्या है? एक विशेषता है। अब विशेषता का संबंध किसके साथ है? हम विशेषता किसको बोलेंगे? विशेषता किसकी होगी? विशेषता होगी संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी होगी? संज्ञा और सर्वनाम की। देखिए, अब बनाने वाला परिभाषा अपने आप भी बना देगा। तो विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको आज दो तीन इसके साथ में जुड़े हुए शब्द हैं, पहले उनके बारे में जानिए। बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होता है कि विशेषण छांटो, संज्ञा छांटो, विशेष्य छांटो, प्रविशेषण छांटो। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है हमें। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण के साथ जुड़ा हुआ विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जो होता है, विशेष्य होता है संज्ञा ही। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। विशेषण के साथ जुड़ा हुआ शब्द है विशेष्य। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाम। संज्ञा क्या है? नाम है। वो किसी भी वस्तु का है, किसी भी चीज़ का है। आपकी नज़र जहाँ जहाँ जा रही है, जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, वो सारी संज्ञाएं हैं। आप ये भी कह सकते हैं मेरी संज्ञा क्या है? मेरी संज्ञा नरेंद्र है। आपकी संज्ञा क्या है? मेरी संज्ञा दीपक है, सोनू है, कुछ भी है। तो मेरे कहने का मतलब संज्ञा क्या है? एक नाम है। अब संज्ञा के बाद उसके बाद परिभाषा अपने आप बनाई जा सकती है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम सबका नाम है। सर्व मतलब सब, सब नाम मतलब नाम, सबका नाम, यानी सभी नामों के स्थान पर जो आ जाए। अब यह जो है वो पुस्तक के लिए भी यह लगा सकते हैं, अब किसी व्यक्ति के लिए भी यह लगा सकते हैं, किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी यह लगा सकते हैं, किसी पेड़ पौधे के लिए भी यह लगा सकते हैं, किसी स्थान के लिए भी यह लगा सकते हैं। यानी सबका नाम है भाई, वो सबकी सबकी जगह सबके स्थान पर आ जाता है, तो वो सर्वनाम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब था कि विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब मैं एक वाक्य बोलता हूँ, देखिए एक वाक्य दिखाता हूँ आपको। तो सीता बहुत बुद्धिमान लड़की है। अब देखिए, सीता क्या है? सीता, सीता को छांटना है, सीता को पता करना है, क्या है ये संज्ञा है भाई, इसके अंदर संज्ञा है। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है।
बुद्धिमान क्या हो गया, विशेषण है। अब बहुत मैंने अभी बताया नहीं है, बहुत को मैं बाद में बताऊंगा। तो सीता हो गई विशेष्य और बुद्धिमान क्या हो गया, विशेषण। तो सीता बुद्धिमान लड़की है तो हो गया भाई, उसकी विशेषता होगी, विशेषण हो गया। तो अब तीसरा एक शब्द है प्रविशेषण, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि प्रविशेषण और विशेष्य के अंदर बहुत ज़्यादा मात खा जाते हैं कि विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। इसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण वो होता है जो विशेषता की भी विशेषता बता दे। अब ये याद रखिएगा, विशेषता की भी विशेषता बताए प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताए वह होता है विशेष्य। सिर्फ इसी बात को ध्यान रखना है, आपको तीनों शब्दों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण में इसमें क्या आ गया, प्रविशेषण का उदाहरण लें। मैंने बोला था कि सीता बहुत बुद्धिमान लड़की है। अब सीता को देखिए, सीता बहुत बुद्धिमान लड़की है, तो हम सीता बहुत, ये बहुत बीच में आया हुआ एक शब्द है। बुद्धिमान है, बुद्धिमान की भी विशेषता बताती, वो बहुत बुद्धिमान है, वो कम बुद्धिमान है, वो अधिक बुद्धिमान है। तो इस प्रकार का जब शब्द किसी विशेषण के साथ जुड़ा होगा तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसके बाद विशेषण के भेदों पे आ जाइए। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के 4 भेद मुख्य रूप से माने गए हैं। वैसे विशेषण के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अभी तक आपने भी 4 ही भेद पढ़ते आए हैं। वैसे यदि हम आगे बड़े लेवल पे देखें तो इसके 8 भेद माने जाते हैं। चार तो हमारे जो 8वीं 10वीं 12वीं मतलब इसके तौर पर रखा जाता है, लेकिन आगे जो कंपटीशन है, जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, कंपटीशन जितने भी पेपर हो रहे हैं, तो उसमें 8 भेदों तक का वर्णन किया हुआ है। और उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन अन्य चारों में से पूछा जाता है। अधिक प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अधिक पचेड़े में मत पड़िए। फिर भी मैं आपको नाम जरूर बता दूंगा एक बार। गुणवाचक पहला, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक, क्षमा चाहूँगा, परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण, ये जो 4 मैंने गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये जो 4 विशेषण हैं, ये आपके विषय के अंतर्गत हैं, ये आपके सिलेबस में है। जो 4 और हैं वो है व्यक्तिवाचक विशेषण, एक है प्रश्नवाचक विशेषण, एक है तुलनाबोधक है, तुलनावाचक कह सकते हैं, तुलनाबोधक कह सकते हैं, और एक है संबंधवाचक। तो ये 4 और हैं, इन चारों को छोड़ दीजिए आप। अभी हम सिर्फ इन चारों को देखते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब गुण क्या है, ये देखिए, गुण ही एक क्वालिटी है जिसके अंदर गुण देखे जाता है। गुण के अंदर क्या क्या आएंगी भाई, रूप आ जाएगा, रंग आ जाएगा, गुण आ जाएगा, दोष आ जाएंगे, सब कुछ मतलब उसके अंदर गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। वो सभी चीज़ें गुणवाचक के अंतर्गत आएंगी। जैसे मैं कोई बोलूँ सुंदर, ये नया है, पुराना, लंबा, ऊंचा, सीधा, गोल, लाल, भला, इस प्रकार के सभी ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। वाक्य आप बना सकते हैं, वाक्य आप निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बाद संख्यावाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है। अब संख्या और परिमाणवाचक से पहले मैं सार्वनामिक समझाऊंगा, क्योंकि संख्या और परिमाणवाचक जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मेल खाने वाले भेद हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसके अंदर भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, सार्वनामिक क्या है। अब सार्वनामिक से ही खाली मात्र इसको देखने मात्र से ही पता लग रहा है कि सार्वनामिक सर्वनाम से बना हुआ शब्द है, यानी जिसके अंदर सर्वनाम दिखाई देगा तो वह होगा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण को, इसका दूसरा एक नाम और है संकेतवाचक, यानी संकेत, यानी जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। अब इसके अंदर मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। देखिए, अब यह कलम मेरी है तो यह और कलम, ये कलम आ गया संज्ञा के साथ, तुरंत पहले उसके साथ जो सर्वनाम लगा हुआ होगा तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण, वो बन जाएगा विशेषण। यदि यह उस संज्ञा से दूरी पर है, जैसे मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल के दिखाता हूं, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, इसके बीच में मेरी आ गया है और यह हट गया है कलम से, तो अब ये सर्वनाम है, केवल यह विशेषण नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यह कलम मेरी है, तो यह कलम हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण है। अब दूसरा उदाहरण है, वह घर राम का है, वह घर राम का है। अब वह घर जो है वो सार्वनामिक विशेषण है,
निसंदेह। यदि मैं इसी वाक्य को बदल के बोलूं, सर्वनाम के अंतर्गत बोलूं, तो वह राम का घर है, वह राम का घर है, तो वह जो संकेत कर रहा हूं वो घर के लिए कर रहा हूं, वह और घर वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो ये सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। अब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं रहा, तो सार्वनामिक विशेषण के दौरान हमें वाक्य बड़ा ध्यान से बनाना है। तो वह घर राम का है। अब जैसे यह है, वह है, कोई, कौन, जो, हम इन सब से भी हम और भी वाक्य बना सकते हैं। अब आ जाइए संख्यावाचक और परिमाणवाचक पे। तो संख्यावाचक में क्या है, संख्या के अंदर संख्याएं दिखाई देंगी, आपको नंबर दिखाई देंगे, और परिमाण के अंदर भी संख्या दिखाई देंगी आपको। तो दोनों का अंदर अब हमें पता करना है, तो किस प्रकार से पता करेंगे। अब देखिए, संख्या तो केवल किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए लगाई है। संख्या जो दिखाई जाएगी वो कितने लोग हैं, कितनी मात्रा में हैं, तो मतलब हमें ये दिखाया जाएगा कि जैसे मैं बोलूँ 1, 5, 7, इनको देख करके, यानी आपको जब भी इन विशेषणों का पता करना हो तो सबसे पहले उदाहरण के अंदर इन संख्याओं के तुरंत बाद वाला शब्द देखना है कि उसमें क्या दिया गया है। अगर उसमें लिखा गया है 2 आदमी, अब 2 आदमी लिखा गया है और 2 मीटर लिखा गया है, तो आप दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ, ये इन दोनों में से कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा संख्यावाचक सर्वनाम है। तो अब हमें इसके अंदर देखिए, अब जैसे संख्यावाचक में है 2, 4, 5, 100, इनमें से कोई भी आ सकता है, और परिमाणवाचक में इसके अंदर सबसे ज़्यादा माप और तोलने की चीज़ें मिलेंगी आपको, मापना, तोलना, कितनी मात्रा में है, ये चीज़ें मिलेंगी। अब मापना तोलने में क्या आ जाएगा, जैसे किलो है, मीटर है, ग्राम है, गज है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें मिलेंगी वो सारी परिमाण में मिलेंगी। अब इनके भी दो दो भेद हैं, यानी विशेषण के ये कहलाएंगे उपभेद। क्या कहलाएंगे, उपभेद कहलाएंगे। तो ये विशेषण के उपभेद हो गए, यानी निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। उसी प्रकार से परिमाण के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में और अनिश्चित में उदाहरण कैसे पता चलेगा। निश्चितता में निश्चित मिलेगा, पक्का मिलेगा, आप उसकी संख्या जान पाएंगे, वो कितनी संख्या में कितना है, वो आप निश्चित तौर पर जान पाएंगे। जिस तरह से वहाँ पर एक नेता की रैली में 1500 आदमी इकट्ठे हुए। अब आपको पता है कि 1500 आदमी इकट्ठे हुए। अगर मैं बोलूँ एक नेता की रैली में बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए, यदि बहुत अधिक लोग इकट्ठे हुए तो आपको पता ही नहीं है वो 1000 थे, 500 थे, 1500 थे, 10,000 थे, कितने थे, भाई पता ही नहीं है। तो वहाँ तो मैंने आपको अनिश्चितता प्रकट होगी ना इस प्रकार के वाक्य में। तो इसी तरह से परिमाणवाचक में के अंदर क्या होता है, मैं 5 किलो चीनी लेकर के आता हूँ, मैं कुछ कुछ चीनी लेकर के आता हूँ, मैं थोड़ी चीनी लेकर के आता हूँ। अगर मैं इस प्रकार से बोलता हूँ तो दोनों में बड़ा बहुत अंतर हो रहा है। मैं 5 किलो चीनी लेकर के आता हूँ, ये निश्चित है। मैं थोड़ी चीनी लेकर के आता हूँ, यह अनिश्चित है। आपको पता ही नहीं है थोड़ी में कितना है भाई। मैंने 5 गज जमीन खरीदी। अब 5 गज जब जमीन खरीद रहे हैं तो आपको पता है 5 गज जमीन खरीदी है। अब मैं बोलूँ कि मैंने कुछ गज जमीन खरीदी है, थोड़ी जमीन खरीदी है या अधिक जमीन खरीदी है, तो हमें पता नहीं चलेगा। समझ में आया, ये है निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इसके बाद क्या है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है कि सर, कई बार पूछते हैं कि सर अधिक तो इसमें भी आ गया और अधिक इसमें भी आ गया। मैंने एक बात पूर्व ही कही गई है कि इन दोनों के उदाहरण में जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे, कन्फ्यूजन का आपको सबसे पहले ये श्योरिटी है कि आपको इस विशेषण के साथ में जो संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ होगा, पहले आपको उसको देखना है कि हाँ ये संज्ञा शब्द है क्या। उसके तुरंत बाद जो विशेषण जो दिया गया है, विशेषण के तुरंत बाद जो संज्ञा शब्द है जिसको दर्शा रहा है, वो चीज़ क्या है। आपको यदि वो मापने तोलने की वस्तु है तो वो परिमाण में जाएगी। यदि वो गिनने के लिए जिसको हम गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से अगर गिना जा सकता है तो वो संख्या में जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, तो बहुत ही आसान सा है संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब विशेषण की एक सबसे मुख्य कड़ी बिंदु, बहुत ही मुख्य बिंदु है एक, जो अक्सर छोड़ के चले जाते हैं और अक्सर छूटता भी है, मतलब कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें विशेषण की ये अवस्था जरूर करनी चाहिए, वो होती है अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था क्या होती है, दशा कह दें, अवस्था कह दें, दशा कह दें, एक ही बात है। तो अवस्था दशा वो किस प्रकार से होगी,
अब वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। देखिए, मैं परिभाषाओं के दौरान नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको व्याकरण का, किसी भी ग्रामर का कोई भी चीज़ पकड़नी है तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल या उदाहरण पकड़ना होगा। जब आप उदाहरण पकड़ लेंगे, यदि आप उदाहरण देख लेंगे, तो यदि उसके साथ आप देखेंगे तो आपको वो वस्तु या वो परिभाषा, वो चैप्टर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चलिए पहले अवस्था की मैं तीन चीज़ें बताता हूँ। तीन तीन इसके भेद होते हैं अवस्था के। हम उदाहरण पे जाएंगे। अवस्था के तीन प्रकार होते हैं। एक है मूलावस्था, एक है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। अब कहेंगे मूलावस्था, अब तीनों को ऊपर ऊपर वाले शब्द याद रखिए, मूल, उत्तर, उत्तम। अब मूल क्या है? मूल होता है जो बिल्कुल जिसके साथ कोई तुलना ही ना हो, मतलब किसी में इसमें तुलना नहीं दिखाई जाएगी आपको। मूल के अंदर तुलना नहीं मिलेगी। तुलना क्या होता है? कंपैरिजन। तो आपको मतलब उसके अंदर कोई भी तुलना नहीं मिलेगी। उत्तर क्या है? उत्तरावस्था में दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में आपको तुलना मिलेगी। जिस तरह से मैं कहूं कि राम श्याम से चतुर है, राम श्याम से चतुर है, मैंने सिंपल वाक्य बोला है। अभी मैंने इसके अंदर विशेषण बना करके शब्द का विशेषण बना करके प्रयोग नहीं किया है। मैं खाली आपको मात्र एक साधारण वाक्य से आपको बता रहा हूँ, राम श्याम से सुंदर है। ठीक है, और एक वाक्य और बोल रहा हूँ, राम सबसे सुंदर है, राम सबसे चतुर है। अब सबसे जब आ जाएगा तो वो चला जाएगा उत्तम। अब देखिए, मूल, उत्तर और उत्तम के अगर आप अर्थ को भी देखेंगे तो हमें वैसे ही पता चले जा रहा है। जो उत्तम छात्र होता है वो सबसे उत्तम होता है। उत्तर छात्र जो लगेगा वो एक या दो से एक से ही सही रहेगा, एक से ही उत्तर मिलेगा। यानी एक से अच्छा होगा तो उत्तर बन जाएगा, अगर वो सबसे अच्छा होगा तो वो उत्तम बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अब किसी शब्द का प्रयोग करना है। देखिए, राम अधिक सुंदर है, राम अधिक सुंदर है, राम श्याम से अधिकतर है, अधिकतर सुंदर है। अब सुंदर को उसको लगा लीजिए, सुंदर सुंदर सुंदरतर भी लगा सकते हैं। अधिक अधिक को छोड़ दीजिए, अधिक लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। राम श्याम से सुंदरतर है, आप सिर्फ इतना प्रयोग करें, अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर दोष बन जाएगा, तो अधिक लगाएंगे नहीं। तो राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदरतर है, और अगर वो सबसे सुंदर है तो वहाँ पे हम बोलेंगे राम सुंदरतम है। तो खाली वाक्य से ही हमें यह बात पता चल जाएगी कि वो सबसे सुंदर है। अगर किसी ने ये शब्द प्रयोग किया, सुंदरतम है, अधिकतर है, अधिकतम है, तो हम वहां से ही पता चल जाएगा कि वो किस संख्या के दौरान हमें ये दर्शाया जा रहा है कि वो जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है वो कितनों से सुंदर है, कितने से चतुर है, कितने से बुद्धिमान है, कितने से लघुतर है, कितने से क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अवस्थाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, मूल, उत्तर और उत्तम। यानी मूल में कोई तुलना नहीं होती है, साधारण वाक्य को लेकर चले। उत्तर अवस्था में तुलना मिलेगी आपको, दो के बीच मिलेगी, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ दिखाया जाएगा तुलना करके। और उत्तम अवस्था में हमेशा जिस वस्तु को प्रकट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर होगा, सबसे ज़्यादा मतलब सभी के साथ तुलना की जाई होगी, वो सबसे ऊपर होगा। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत बात खा जाते हैं। तो परिभाषाएं जब हैं इसकी बनाएंगे, हम परिभाषाएं जब हम देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।